नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले चुनाव में आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो सकता है और आपको यह भी नहीं बताया जाएगा क्यों, तो क्या आप यकीन करेंगे? बिहार में 65 लाख मतदाताओं के साथ यही हुआ। यह संख्या अकेले दिल्ली की पूरी मतदाता संख्या से लगभग दोगुनी है, दोगुनी। लेकिन असली झटका तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग से यह पूछा गया कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाने का कारण क्या है, क्या वजह रही? और जवाब मिला, हम वजह बताने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह जवाब सिर्फ एक कानूनी दलील नहीं है, बल्कि भारत के चुनावी ढांचे में पारदर्शिता के पूरे सिद्धांत पर सीधा हमला है। तो आज हम इसी हमले को लेकर यह बात करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। चर्चा में आगे बढ़े, आंकड़े और स्केल की बात करते हैं। बिहार में 2023 से 24 के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या करीब 7.72 करोड़ थी। इनमें से करीब 65 लाख नाम हटाना 8.4% मतदाता आधार को एक साथ मिटा देना। चुनाव आयोग के मानक ऑपरेशन में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान हटाए जाने वाले नामों का जो औसत है वो 1 से 2% होता है, वो भी मुख्य रूप से मृतकों, स्थानांतरित लोगों और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन को हटाने के लिए। 8% से ज्यादा की कटौती एक स्टैटिस्टिकल आउटलायर है जो सामान्य प्रशासनिक अपडेट नहीं हो सकता है। अब इसके कानूनी पहलू पर भी आइए दोस्तों। भारत में वोटर लिस्ट को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और इससे जुड़े रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960, रूल 21 और 21A के तहत नाम हटाने के लिए नोटिस देना और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का मौका देना अनिवार्य है, रूल्स कहते हैं। यानी किसी का नाम काटने से पहले उसे सूचित करना और आपत्ति दर्ज करने का मौका देना या फिर ये कहें कि वो समय देना जरूरी होता है। अगर 65 लाख नाम हटाए गए तो इसका मतलब है या तो लाखों नोटिस जारी किए गए जिसकी कोई सार्वजनिक सूचना नहीं है, या फिर इस नियम का सीधा उल्लंघन हुआ है। और जब आयोग ये कहता है कि हमें वजह बताने की बाध्यता नहीं है, तो वो असल में आरपीए एक्ट की स्पिरिट को नजरअंदाज कर रहा है। तो डेटा हाइडिंग का नया पैटर्न भी आप समझिए। पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मशीन जो है रीडेबल पीडीएफ में होती थी, जिससे कोई भी डिजिटल टूल से डेटा एनालिसिस जो है वो कर सकता था दोस्तों। जैसे कि किन उम्र समूहों में कटौती ज्यादा हुई है, किस इलाके में अचानक नाम जो है वो कम हो गए हैं, या फिर इसके अलावा किसी खास जाति धर्म के जो मोहल्लों की बात करें तो उन मोहल्लों में असामान्य पैटर्न है। लेकिन इस बार आयोग ने पीडीएफ हटाकर स्कैन की गई इमेज डाली, जिसे मशीन से सर्च या एनालाइज करना लगभग अगर देखा जाए तो इम्पॉसिबल है या नामुमकिन है। इसी पारदर्शिता का एक अहम टूल जो है वो खत्म हो गया। ये कदम प्रशासनिक सुविधा के बजाय डेटा ऑबिफिकेशन यानी कि डेटा के जानबूझकर अस्पष्ट बनाने जैसा जो है वो लगता है, कि ताकि जो क्लैरिटी है, जो पारदर्शिता है वो लोगों तक ना पहुंचे। अब इसके पॉलिटिकल एंगल पर भी आते हैं, राजनीतिक कड़ी को भी समझते हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने इस मामले पर सवाल उठाया तो आयोग की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, बल्कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आगे आकर इस पर जवाब दिया। आज हमने राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा और ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी किसी संवैधानिक संस्थान के ऊपर हमला करते हुए नजर आए और महाराष्ट्र या कर्नाटक के चुनाव को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आए। आज के राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो हिस्से हैं। एक तकनीकी हिस्सा है, टेक्निकल व्यू पॉइंट है, कितने वोटर, कितने लोगों ने वोट दिया, किस प्रकार वोटिंग हुई, वोट का तरीका किस प्रकार का है, उसको लेकर राहुल गांधी जी के मन में कुछ संदेह है। और दूसरा जो हिस्सा राहुल गांधी जी के आज के प्रेस वार्ता का है वो राजनीतिक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने घेरने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने अनर्गल कहा है। मैं मानता हूं कि जो तकनीकी विषय है वो कंसर्न डिपार्टमेंट अर्थात चुनाव आयोग, मैंने अभी कुछ देर पहले मीडिया में भी देखा है, चुनाव आयोग ने भी कुछ जवाब दिया है। उस विषय में भी मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाऊंगा क्योंकि वो अभी पब्लिक डोमेन में है। मगर तकनीकी विषयों को अलग रखते हुए एक वृहद विषय को लेते हुए, राजनीतिक विषय को लेते हुए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करता हूं।
पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया, उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है या आप बधाई भी नहीं देते हैं, उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आप तेलंगाना में जीतते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है। उस समय किसी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाते हैं। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। First of all, special intensive review of the electoral roll had happened numerous times. You know the dates, time, year. It has been carried out throughout since independence. Secondly, in Maharashtra, same electoral roll, when Congress party and its ally won majority of the seats in Lok Sabha, they were praising, they were happy, and then when they lost badly in Vidhan Sabha, then it has become problem for them. In a similar way, whether it's Karnataka or anywhere, the claims made by Sri Rahul Gandhi and his team are completely bogus. They are targeting the Election Commission of India only to tarnish the image of the Election Commission of India. एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के बचाव में रूलिंग पार्टी के नेताओं का उतरना, आप समझ रहे हैं। चुनाव आयोग का कुछ नहीं कहना, कोई सफाई नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन रूलिंग पार्टियों का उतरना संस्था की स्वायत्ता पर संदेह गहरा करता है। ये वैसा ही पैटर्न है दोस्तों जो हम हाल ही के सालों में अन्य संस्थाओं सीबीआई, ईडी, आईटी डिपार्टमेंट में भी देख चुके हैं, जहां उनके विवादास्पद फैसलों का बचाव सीधे सत्ताधारी दल के नेता करते हैं। क्यों? क्या इन संस्थाओं को जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, क्या इनको नहीं पता है क्या कर रहे हैं? अब मीडिया के मौन पर भी आते हैं, उसकी चुप्पी पर भी आते हैं। 2002 के गुजरात दंगों के बाद हमने देखा कि इंडिया टुडे ने नरेंद्र मोदी के लिए हीरो ऑफ हार्टरेट जैसे कवर लगाए थे। बीबीसी, एनवाईटी, गार्जियन ने भी गहन रिपोर्टिंग की थी। लेकिन आज जब 65 लाख नागरिकों के वोटिंग अधिकार पर सीधा खतरा है, उस पर घात किया गया है, वहीं बड़े मीडिया हाउस जो हैं वो चुप हैं। इसके पीछे दो संभावित कारण हो सकते हैं: मीडिया की आर्थिक निर्भरता सरकारी विज्ञापनों पर और राजनीतिक दबाव और कानूनी डर का माहौल। ये चुप्पी उतनी ही खतरनाक है दोस्तों जितना खुद नाम काटना, क्योंकि ये जनता तक सूचना के प्रवाह को रोकती है, जो काम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का होना चाहिए। संभावित असर पर आते हैं दोस्तों। अगर सुप्रीम कोर्ट आयोग की इस नो एक्सप्लेनेशन पॉलिसी को सही ठहरा देता है तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, यानी आने वाले चुनावों में किसी भी राज्य में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से बड़े पैमाने पर नाम जो है वो हटाए जा सकते हैं और इसके बारे में कोई सफाई, कोई क्लैरिटी नहीं दी जाएगी, बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए। और ये हटाना राजनीतिक रूप से टारगेटेड भी होगा, हो सकता है किसी विशेष समुदाय, उम्र समूह या इलाके के खिलाफ। मैं इसलिए टारगेटेड कह रही हूं। अब ऐसे में चेतावनी है हम लोगों के लिए। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ बिहार की समस्या है। 2018 में तेलंगाना में भी करीब 20 लाख नाम गायब कर दिए गए थे, जिससे वहां सैकड़ों बूथों पर औसतन 15 से 20% जो मतदाता हैं वोट नहीं डाल सके थे। 2019 के आम चुनावों की बात करें तो असम, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से भी ऐसे ही मामलों की जो रिपोर्ट है वो सामने आई। बिहार का मामला बस इस ट्रेंड का अगला और शायद सबसे बड़ा एपिसोड है। ऐसे में लोकतंत्र की नींव सिर्फ वोट डालने के अधिकार पर नहीं टिकी है, बल्कि इस गारंटी पर भी टिकी है दोस्तों कि ये अधिकार बिना मनमानी कटौती के हर नागरिक को मिलेगा। अगर ये गारंटी खत्म होती है तो वी द पीपल सिर्फ एक नारा रह जाएगा।
तो आप डिसाइड कीजिए कि ये सिर्फ नारा रहना चाहिए या ये हकीकत में जमीनी तस्वीर भी होनी चाहिए जो पहले हुआ करती थी, 2014 से पहले हुआ करती थी। इस सच को आप किस तरह से देखते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।